देश में इस वक्त धनतेरस की धूम है। रात के 9 बज चुके हैं, लेकिन बाजार चमक रहे हैं। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सोने चांदी और बर्तनों की दुकानों के साथ साथ गाड़ियों के शोरूम भी गुलजार हैं। लेकिन इस शुभ मौके पर फरीदाबाद से खराब खबर आई है। फरीदाबाद की पटाखा बाजार में भयंकर आग ने 200 दुकानों को जलाकर खाक कर दिया है। इन सभी खबरों का लेंगे जायजा आगे पूरा, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिवाली पर एनएसईएल के निवेशकों को धमाकेदार बोनस। सरकार ने फाइनेंशियल टेक में एनएसईएल के मर्जर को मंजूरी दी। पूरा कारोबार होगा एफटी में ट्रांसफर, शेयर 20% टूटा। सरकार के आदेश पर कंपनी का बयान, कहा ले रहे हैं कानूनी राय, लेकिन सरकार के फैसले का इन्वेस्टर फोरम के सदस्यों ने किया स्वागत। जांच एजेंसियों ने जल्द पैसे मिलने का भरोसा दिलाया। अच्छे नतीजों और कोयला सेक्टर को लेकर सरकार के फैसले से बाजार में रौनक कायम। सेंसेक्स 150 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी भी 0.25% की तेजी के साथ 7,900 के पार निकला। अनुमान से बेहतर है एचडीएफसी बैंक के नतीजे। दूसरी तिमाही के मुनाफे में 20% और एनआईआई में 23% का उछाल, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने किया निराश। मुनाफा सिर्फ 14% बढ़ा। अगले महीने 24 तारीख से शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। जीएसटी, इंश्योरेंस में एफडीआई की सीमा बढ़ाने समेत कई अहम बिल पर चर्चा मुमकिन। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी मनोहर लाल खट्टर होंगे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर दिवाली के बाद साफ होगी तस्वीर। शिवसेना से गठबंधन पर भी सस्पेंस कायम। और बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव। ओम माथुर को मिली उत्तर प्रदेश की कमान। जेपी नड्डा को महाराष्ट्र राजस्थान का प्रभार। राजीव प्रताप रूडी देखेंगे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का कामकाज। बहुत कुछ है आपके लिए आवाज एट 9 के इस धनतेरस स्पेशल में। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और सुर्खियां। फ्लिपकार्ट को बड़ी राहत। बिग बिलियन डे सेल की नहीं होगी कोई जांच। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कंपनी के खिलाफ नहीं मिली कोई शिकायत। दिवाली के मौके पर फिएट ने उतारी अपनी नई कार एवेंचरा। कीमत करीब 6 से 8 लाख रुपए के बीच। इकोस्पोर्ट को मिलेगी टक्कर। भारतीय हॉकी टीम के कोच टेरी वॉल्श का इस्तीफा। कहा अफसरशाही से काम करने में हो रही है दिक्कत। वॉल्श के नेतृत्व में भी एशियाड में मिला था गोल्ड। और सूरत के कारोबारियों ने कायम की अनोखी मिसाल। कनेक्टिविटी न मिलने पर परेशान होकर शुरू की खुद की एयरलाइन। 40 करोड़ रुपए में खरीदे 3 जहाज। और शुरुआत आज के बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट से। पैसे मिलने को लेकर निराश हो चुके एनएसईएल के निवेशकों को दिवाली के मौके पर सरकार ने धमाकेदार बोनस दिया है। सरकार ने एनएसईएल के फाइनेंशियल टेक में मर्जर को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मर्जर के बाद फाइनेंशियल टेक को ही निवेशकों के करीब 5,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ है सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया, सहयोगी हर्षदा सावंत। पहले हर्षदा के पास चलेंगे। हर्षदा, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की तरफ से ये फैसला आया है, क्या कहा गया है आदेश में? इस आदेश में साफ कहा गया है कि एफटीआईएल और एनएसईएल का मर्जर होना चाहिए। सरकार ने 60 दिनों का टाइम दिया है दोनों ही पार्टीज को, जहां पर एनएसईएल और साथ ही साथ एफटीआईएल के प्रोमोटर्स शामिल है, और उनको कहा गया है कि आप इस पर्टिकुलर डिसीजन पर अपने सुझाव दें या फिर जो भी आपत्ति है उसको सामने रखें। सरकार ने इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ये साफ बात कही है कि एनएसईएल और एफटीआईएल का अगर मर्जर होता है तो ऐसी स्थिति में एनएसईएल का जो पूरा कारोबार है वो एफटीआईएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है ये जो निर्णय वो उन्होंने लिया है वो पब्लिक इंटरेस्ट के मद्देनजर ही लिया गया है। इस समय सरकार का मानना यही है कि एनएसईएल के पास किसी तरह की रिसोर्सेज नहीं है, ना उनके पास मैन पावर रिसोर्सेज है, ना ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, बल्कि एफटीआईएल के पास एक स्टैंडिंग बिजनेस है और उनको लगता है प्रमोटर होने के नाते एफटीआईएल जो भी बकाया है एनएसईएल के शेयरधारकों का वो पूरी तरह से दे सकता है। इसी वजह से हमने देखा है सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और आदेश दिया है कि ये मर्जर इस साल FY14 से ही लागू हो और अगले 60 दिनों तक इन दोनों पार्टियों के पास टाइम होगा अपने कुछ सुझाव देने के लिए। लेकिन सरकार इस बात को लेकर काफी अड़ी हुई है कि इन दोनों ही कंपनियों का मर्जर होना चाहिए। जी हर्षदा,
इधर सरकार के फैसले का निवेशकों ने स्वागत किया है। एनएसईएल इन्वेस्टर फोरम के सेक्रेटरी अरुण डालमिया का कहना है कि एनएसईएल और एफटी मर्जर के बाद निवेशकों को पैसे मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सबसे पहले मैं इस मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। दिवाली हम लोग इसलिए मनाते हैं कि ये बुराइयों पे विजय है। हम लोग सितंबर के पहले से ही पुरानी सरकार को बार बार चिट्ठियां लिख के अमित शाह और जिया मोदी के द्वारा डिटेल निकाल के सरकार को भेजा भी था, लेकिन उन्होंने सुना अनसुना कर दिया। हम लोग ने पुराने फाइनेंस सेक्रेटरी को भी रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने खाली माइनर सिस्टमेटिक एरर बोल के भगा दिया। अब हमें उम्मीद है कि इस सरकार के वजह से सारे इन्वेस्टर 13,000 इन्वेस्टर के पैसे आने की बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हम एकदम संतुष्ट हैं। ये हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी और हमने ये एफएमसी के चेयरमैन से डिस्कस किया था और एफएमसी के चेयर भी हमारे साथ इसमें सहमत हैं और एफएमसी ने रेकमेंड किया था कि अंडर सेक्शन 398 ऑफ कंपनीज एक्ट इसको मर्ज कर देना चाहिए और उसी बेसिस के ऊपर ये मर्जर हुआ है। और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू के एडिशनल कमिश्नर राजवर्धन सिन्हा ने भरोसा दिलाया है कि निवेशकों को उनके पैसे जल्द मिलेंगे। ऑलरेडी करीब 1500 करोड़ वर्थ की प्रॉपर्टीज का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाल दिया है और आगे की कार्रवाई प्रक्रिया चालू है और क्योंकि इसकी पूरी की पूरी सिस्टम एमपीआईडी एक्ट के अंतर्गत प्लेस पे है तो बिल्कुल ये उम्मीद की जा सकती है कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनसे निवेशकों का पैसा वापस जरूर मिलेगा। हमने लगभग 5000 करोड़ के आसपास की एसेट्स को, जिसमें लिक्विड एसेट्स हैं, मूवेबल और रिमूवेबल एसेट्स हैं, उनको हमने फ्रीज किया हुआ है। हालांकि कंपनी ने कहा कि वो सरकार के फैसले पर कानूनी राय ले रही है। चलिए चलते हैं आवाज के संपादक संजय पुगलिया के पास। संजय जी, सरकार इस फैसले से क्या संदेश देना चाहती है? सरकार ने बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है। ये कोई बहुत एक्टिवली एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि सरकार ऐसा करेगी, हालांकि एक ऑप्शन चर्चा में था, लेकिन सरकार ये कह रही है कि कोई कॉरपोरेट लेयर्स बना करके सोचे कि कानूनी पचड़ों को उलझा करके बच जाएगा ऐसा फ्रॉड करके, तो ये नहीं हो सकता। एक तरह से सरकार ने आगे के लिए भी अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है कि अगर किसी भी प्रकार का निवेशकों के साथ कोई धोखाधड़ी का मसला होता है तो एक मिसाल बन करके ये एग्जाम्पल सामने आएगा कि पैसे ऐसे भी वसूले जा सकते हैं। तो अब ये सारी लायबिलिटी एफटीआईएल पर शिफ्ट कर दी गई है। एक प्रकार का ये बहुत ही इनोवेटिव कदम है, बहुत ही बोल्ड कदम है जो पॉलिटिकल विल को दिखाता है। हमारे सूत्र हमको ये बताते हैं कि पिछले दिनों निर्मला सीतारामन ने इस मामले का बहुत अध्ययन किया। ये देखा कि पिछली सरकार के लोगों ने प्रोएक्टिविटी तो बहुत दिखाई थी, लेकिन उसका आउटकम क्या निकला? आउटकम ये था कि 5,500-6 हज़ार करोड़ के बकाया में से मुश्किल से कुछ 100 करोड़ रुपए चुकाए जा सके थे। प्रॉपर्टीज अटैच हो गई, लेकिन ये सब लंबा सिलसिला है कि कब इनके पैसे आप खड़े करेंगे और कब इनको चुका पाएंगे। तो सरकार ने एक प्रोएक्टिव तरीके से ठगे गए इन्वेस्टर्स को भरोसा देने की कोशिश की है। इससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा और जो लोग इस तरह के घपले घोटाले करने के लिए प्रोन हैं उनको डर लगेगा कि सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। इसका एक फ्लिप साइड है। फ्लिप साइड ये है, मुझे लगता है कि लीगली स्टडी कर ही ली होगी इसकी पूरी सरकार ने, लेकिन इसको चैलेंज कर सकते हैं शेयर होल्डर जो एफटीआईएल के होंगे और ये मामला कोर्ट में जाके उलझ सकता है। इसका भी फिर डैमेज सरकार को होने का खतरा होगा, क्योंकि जिस तरीके से सामने आई है सरकार, उससे उम्मीद बनी है कि पैसा जल्दी मिलेगा और कोर्ट में फिर सरकार इसको सस्टेन नहीं कर पाई और मामले को कहीं रास्ते में छोड़ दिया तो उसका नुकसान भी सरकार को होगा। जी संजय जी, पूरा खेल एक तरह से देखें तो लालच का है। हैरानी होती है कि छोटे निवेशक तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज पैसे वाले निवेशक भी पैसे दुगने करने वाले जाल में फंस जाते हैं एनएसईएल केस के कॉन्टेक्स्ट में। और हमारे सबसे बड़े कंज्यूमर चैनल होने के नाते आप निवेशकों को इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, फाइनेंशियल मार्केट्स को समझने वाले लोगों ने अपने हाथ जलाए,
क्योंकि लालच बड़ी बुरी बला होती है। हम लोग CNBC आवाज पर लगातार वार्न करते रहते हैं इसी बात को लेकर के कि जहां कोई एश्योर्ड इनकम बोले आपको स्पेकुलेटिव मार्केट में, जहां कोई 15% के ऊपर आपको रिटर्न दे देगा ये बोले, वहां आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको सावधान हो जाना चाहिए, ऐसी स्कीमों से दूर भागना चाहिए या पता लगाना चाहिए अगर आपको बहुत मन कर ही रहा है कि इसमें कुछ निवेश कर दिया जाए। पिछले दिनों रेगुलेटरी रेडार से बाहर इस तरह की बहुत सारी पॉन्जी स्कीमें सामने आई हैं। कई हजार करोड़ लोग लेकर के चले गए हैं। शारदा स्कैम हमको याद है, सहारा अभी इसी चपेट में फंसा हुआ है। हम लोग लगातार वार्न करते रहते हैं, फिर भी अच्छा खासा पैसा रखने वाले, समझ रखने वाले लोग ऐसी खतरनाक स्कीमों में न जाएं, इसके बारे में उनको अपनी ही अवेयरनेस बढ़ानी होगी। तो मेरा तो सूत्र यही रहता है, 15% से ऊपर का एश्योर्ड रिटर्न यानी कान खड़े हो जाने चाहिए और सावधान होकर के वहां से भाग जाना चाहिए। जी, जागरूक रहना चाहिए निवेशक को। बहुत शुक्रिया संजय जी और हर्षदा आपका भी। जानकार NSCL के मर्जर को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से बेहतरीन मान रहे हैं। जानकारों के मुताबिक ये फैसला FT के निवेशकों के लिए बेहद नेगेटिव है, लेकिन NSCL के मर्जर के फैसले को माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को मानना होगा। कोई गफला होता हुआ नजर आए और जानबूझ के अगर ऐसा किया गया हो तो उसके लिए प्रमोटर्स को एक अब बहुत ज्यादा सचेत रहने की वक्त रहने का वक्त आ गया है। ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंगल से देखा जाए तो एक अच्छी बात सभी के लिए हो सकती है और खास तौर पे इंडियन इंडस्ट्री और उसके कॉर्पोरेट सेक्टर का गवर्नेंस जो है उसके लिए एक अच्छी खबर होगी। गवर्नमेंट कोई इम्पोज कर रहा है व्यू, तो गवर्नमेंट के व्यू के कारण माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का कोई इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। और ये ऑब्लिगेशन एज अ प्रमोटर उसका ही ऑब्लिगेशन था, तो उनको ये पूरा करना पड़ेगा एज अ प्रमोटर। ये तो मेरे हिसाब से तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन था ही इनका, तो इनको ये लायबिलिटी यदि पहले ही कमिट खुद ही कर देते थे दे रहे हैं करके, तो ये नौबत ही नहीं आती थी कि ये हम लोग इस तरह से मर्जर कंपल्सरीली कर दें आपके। बाजार में दिवाली से पहले आतिशबाजी जारी, किन संकेतों से है रौनक, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नतीजों में HDFC बैंक पास, लेकिन PNB हुआ फेल। किन मोर्चों पर PNB ने किया निराश, ये भी देखिए आगे। धनतेरस के दिन शेयर बाजार भी गुलजार रहा। सेंसेक्स निफ्टी आधा % से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए। रियल्टी और पावर शेयर आज के हीरो रहे। दिन भर का कारोबार कैसा रहा, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी हेमंत खाई। फेस्टिवल माहौल था और आप देखिए हरे निशान के साथ आज फिर से बंद होने में कामयाब रहा है सेंसेक्स और निफ्टी। और सुबह दरअसल शुरुआत ही काफ़ी अच्छे नोट पर हुई थी, 7,900 के ऊपर आज खुला था निफ्टी और देखिए अंत भी 7,900 के ऊपर ही हुआ। एक डिप जरूर देखने को मिलती भारतीय बाजारों में जब लाल निशान में फिसलता हुआ नजर आया था, लेकिन आप देखिए इस डिप को दरअसल आज बाय किया है। बुल्स का ही दिन था, साफ तौर पर ज़्यादातर समय हमने हरे निशान में ही आज बिताया है। निफ्टी और सेंसेक्स में तो अभी लाइफ हाई नहीं लगे, लेकिन आप देखिए बैंक निफ्टी ने आज लाइफ हाई लगाया है और पिछले 2 हफ्तों से लगातार बैंकिंग स्टॉक्स में जमकर खरीदारी हो रही है और ये सेक्टर 2 हफ्तों से दरअसल लीडर बना हुआ है और आज भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा। हालांकि फार्मा सेक्टर के लिए आज का दिन खराब था, कमज़ोर था। डिफेंसिव स्टॉक्स ज़्यादातर ऐसे दिन बैक सीट लेते हैं और ऐसा ही आज होता हुआ नज़र भी आया है। लेकिन जिस तरह से कल देर शाम सरकार ने ई ऑक्शन करने का घोषणा की है कोल ब्लॉक्स की, उसके बाद देखिए आज राहत की बात थी काफ़ी सारी मेटल कंपनियों के लिए। JSPL, सेल, टाटा स्टील, काफ़ी सारी मेटल कंपनियाँ हैं जो आज बाउंस करती हुई नजर आई। पावर से जुड़ी हुई कंपनियाँ REC, PFC, PTC, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जहां पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। PTC इंडिया फाइनेंशियल से एक PTC की सब्सिडरी है, 7.5% का उछाल यहां देखने को मिला। हालांकि कोल इंडिया के लिए आज का दिन कमजोरी भरा रहा। कल हमने देखा था दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस स्टॉक ने शुरुआत की थी, आज दरअसल करीब 2% तक की कमजोरी यहां देखने को मिली। ऑयल एंड गैस स्पेस भी आज कमजोर था। कल हमने देखा था एक राहत की बात थी स्पेस के लिए, ONGC, HPCL, BPCL, IOC, आज यहां पर कुछ मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई। नतीजे आए PNB के जो निराशाजनक थे, एसेट क्वालिटी को लेकर फिर से कंसर्न्स उठे हैं और आप देखिए करीब 2.5% तक की गिरावट। HDFC बैंक के नतीजे हालांकि इन लाइन आए हैं, यहां पर स्टेबिलिटी देखने को मिली। ये स्टॉक हरे निशान के साथ ही बंद हुआ। टाटा कॉफी, JSW स्टील के नंबर्स अच्छे आए और देखिए बाजार ने इनको
थम्स अप दिया। करीब 2.5 से 3.5% तक की बढ़त इस स्टॉक्स में देखने को मिली। एक्साइड एक स्टॉक है, नतीजों के बाद से ये शेयर फिसल रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने इस स्टॉक को आज डाउनग्रेड किया और आज देखिए करीब 4% तक की कमजोरी यहाँ देखने को मिली। जस्ट डायल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो कमजोर नतीजों के बाद आज फिसलते हुए नजर आए। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के अच्छे नतीजों के बाद आज इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ये एक ऐसा स्टॉक है जो सेकंड हाफ में देखिए तेजी से लुढ़का 20% के लोअर सर्किट पर जाकर ये स्टॉक बंद हुआ है। सरकार ने कहा है कि एनएससीएल के साथ इसका विलय होगा, तो साफ तौर पर 5,500 करोड़ रुपए की जो लायबिलिटी है वो इस कंपनी पर आती हुई नजर आएगी। और जानकार ये बता रहे हैं कि शायद अभी कुछ और लोअर सर्किट इस स्टॉक पर अब लगते हुए नजर आए। डीएलएफ हालांकि एक शेयर है जो दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुआ। जिस तरह से खबरें आई कि सेबी के ऑर्डर पर जो इन्होंने अपील की थी सैट में, उसकी सुनवाई कल होने वाली है। आज काफ़ी सारे ट्रेडर्स ने यहाँ लॉन्ग पोजीशन इसी एंटीसिपेशन में बनाई है कि शायद कल एक राहत देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप देखें पूरा ट्रेडिंग सेशन तो ज़्यादातर इंडाइसिस हरे निशान में बंद हुई, इक्का दुक्का फार्मा इंडाइसिस को छोड़कर। एक अच्छा दिन भारतीय बाजारों के लिए। और बाजार के दिग्गज अब निफ्टी का टारगेट 10,000 बता रहे हैं और सेंसेक्स का 30,000। कि आई थिंक ये अर्निंग्स ग्रोथ को ट्रैक करेगा और आपको अगर 15 से 20% की अर्निंग्स ग्रोथ मिल जाए FY16 में, जैसे आप एग्जैक्टली अगर नेक्स्ट दिवाली ले लेंगे तो FY16 डिस्काउंट ऑलमोस्ट यू विल बी हाफ वे थ्रू FY16। तो अगर लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए 15 से 20% तो मुझे लगता है कि ये निफ्टी बाय नेक्स्ट दिवाली 9,500 और 10,000 के बीच में रियलिस्टिकली हो सकता है। Well, in terms of advice, we are definitely constructive on the market from a one-year outlook. We do see that by calendar next year end, we should see the Sensex probably around the 30,000 mark, which is our target for the Sensex. So overall, on all parameters on the economic side, we do see improvement, and as a result, we are constructive on the market here on. So we are recommending people to be overweight India within Asia. निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोरा ने डिफेंसिव शेयरों में निवेश की सलाह दी। उनका मानना है कि आईटी, फार्मा और एफएमसीजी शेयरों से अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। आई थिंक रुपी का कॉल काफ़ी लोगों का रॉन्ग गया है। जैसे ही सरकार आई थी, आई थिंक मोस्ट पीपल वर एक्सपेक्टिंग रुपी टू अप्रिशिएट 61-62 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक वो ऑफकोर्स फार्मा और आईटी के लिए बेनिफिशियल होगा इंक्रीमेंटली। एफएमसीजी पे जैसे आप जानते हैं जी मैं काफ़ी बुलिश रहा हूँ स्टॉक्स ऑन लाइक कोलगेट, पीएनजी, बाटा वगैरह पे। तो आई थिंक वहाँ पे सीमेंट में अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ आने की काफ़ी संभावना है। आई थिंक अल्ट्राटेक के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी हमें काफ़ी तेज़ी नज़र आने को लगती है। और अब बात आ जाए नतीजों की। पंजाब नेशनल बैंक के लिए दूसरी तिमाही निराशाजनक रही है। बैंक का मुनाफा तो बढ़ा है लेकिन उम्मीद से बेहद कम। बैंक का मुनाफा 501 करोड़ रुपए से बढ़कर 575 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि अनुमान था कि मुनाफा 1200 करोड़ रुपए के भी पार जाएगा। एनआईआई में भी उम्मीद से कम बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ये 4,016 करोड़ से बढ़कर 4,151 करोड़ हो गया है। नेट और ग्रॉस दोनों ही एनपीएस पे बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एनपीएस को ध्यान में रखते हुए बैंक ने प्रोविजनिंग को भी बढ़ा दिया है। 928 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग को बढ़ाकर 1,768 करोड़ रुपए कर दिया गया है। Our credit did not grow in a big way. Our credit has grown only by 10,000 crore, and the growth has come basically in the retail, SME and the agriculture. And the retail, as you know, that which is a portfolio which is offered at very competitive pricing today, one. Plus, there was a reversal of about 294 crore, which is on account of the FITL that happened during the quarter. So this write back reduced my overall interest income. So otherwise, my total interest income is as projected by the market at around 4,400 crores. Now this brought down my the reversal and more concentrating on the retail that brought down my NIM by 3.18%. HDFC बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। दूसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 20% बढ़कर 2380 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं एनआईआई में उम्मीद से ज़्यादा बढ़त दर्ज की गई है। बैंक का एनआईआई 23% बढ़कर 5,511 करोड़ पर पहुंचा है। एनपीए के मोर्चे पर भी राहत मिली है क्योंकि नेट और क्रॉस एनपीए में गिरावट दर्ज की गई है। बैंक की प्रोविजनिंग में 18% की बढ़त दर्ज की गई है। और इधर बाजार बंद होने के बाद आईकेन इंडिया के नतीजे निराश करने वाले रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी की बिक्री 4,483 करोड़ से घटकर 3,982 करोड़ रुपए के पास आ गई है। मुनाफे के मोर्चे पर बढ़त दर्ज की गई है। मुनाफा 1,093 करोड़ से बढ़कर करीब 2,280 करोड़ रुपए हो गया है। एबिटा के मामले में भी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। एबिटा मार्जिन 68% से घटकर करीब 67% हो गई है।
और बाजारों में धनतेरस की है धूम, कैसी हो रही है खरीदारी, देखिए ब्रेक के बाद। और शॉपिंग कीजिए लकी प्राइस के साथ जयपुर शॉपिंग फेस्टिवल में और क्या है खास, ये भी देखिए आगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री का ताज मनोहर लाल खट्टर के सिर सजाया गया है। विधायकों की हुई बैठक में खट्टर के नाम पर मुहर लगाई गई है। खट्टर 26 अक्टूबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मनोहर लाल खट्टर 1977 में आरएसएस से जुड़े थे और पिछले 40 सालों से संघ और पिछले 2 दशकों से बीजेपी का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी खट्टर ने इस बार पहली बार करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि 2009 के चुनाव में मात्र 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ राज्य में सरकार बना रही है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम फिलहाल दिवाली के बाद ही तय होगा। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो दिवाली के बाद ही मुंबई जाएंगे। बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जीत दर्ज कर चुकी है। हालांकि अभी तक बीजेपी ने अपने पूर्व गठबंधन साथी शिवसेना को भी स्थिति साफ नहीं की है। शिवसेना ने कहा है कि अब तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। दूसरी तरफ एनसीपी के बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन देने की बात के बाद पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उनका मकसद राज्य में स्थिर सरकार बनाना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति और बीजेपी में चल रहे सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया। संजय जी, महाराष्ट्र में बीजेपी अजीब दुविधा में है। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि बाहर से मिल रहे एनसीपी के समर्थन में सरकार बनाए या शिवसेना का साथ ले। किस तरह के ऑप्शंस ज्यादा अच्छे लगेंगे बीजेपी को इस वक्त? बीजेपी दुविधा में है ऐसा वो दिखा रही होगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दुविधा उसको है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है, जो कि एक्चुअली अच्छा सिनेरियो है, कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन जाए। 135-40 लोग उनके पास हैं और वो सरकार चल सकती है। उस सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन एनसीपी ने बाहर का समर्थन दे दिया है, यानी बिना दबाव के आप फिर भी काम कर सकते हैं। लेकिन एनसीपी, जिसको आप ही ने नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था, उसका समर्थन लेंगे तो पब्लिक में क्या रिएक्शन होगा, इसका वो अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, जब उन्होंने विधायक दल की बैठक टाल दी है और राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि अब हम दिवाली के बाद फैसला करेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो शिवसेना को बीजेपी वाले बड़े अच्छे से तरसा और तड़पा रहे हैं। शिवसेना वालों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए बदला क्या है, वो बीजेपी से बात कैसे करें। अभी भी वो बहुत एक तरीके से गुमान में है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, आप हमसे आकर के बात कीजिए, बताइए आप क्या करेंगे। इस तरह के निगोसिएशन की अमित शाह वाली अध्यक्षता वाली बीजेपी में कोई गुंजाइश है, ऐसा मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि जिस तरह से टिकटों की इनकी बातचीत टूटी थी वो बहुत अजीबोगरीब तरीके से टूटी थी। रिश्तों में एक खटास है और जो बीजेपी बहुत बरस के बाद पूरे राज्य में फैलना चाहती है, वो शिवसेना के साथ बार्गेन, मोल तोल, लेन देन करके जहां जहां वो अपने कैडर और कार्यकर्ता फैला रही है, वहां क्या अपनी दुकान वो तत्काल बंद कर ले, ये दूसरा बड़ा सवाल है। तो शिवसेना से अगर इनका समझौता होगा और शिवसेना के समर्थन से ये सरकार बनाएंगे तो भी सारी शर्तें, सारी सहूलियत, सारा नियंत्रण बीजेपी के हाथ में रहेगा। इसी को फैसिलिटेट करने के लिए, इसी जगह तक पहुंचने के लिए ये वक्त गुजारा जा रहा है। जी संजय जी, अगर बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती है तो वो अल्पमत की सरकार होगी। ऐसे में कौन मुख्यमंत्री हो सकता है? और क्योंकि अल्पमत की सरकार को चलाने के लिए राजनीतिक कुशलता कुछ ज्यादा चाहिए होगी। टेक्निकली अल्पमत की होगी, लेकिन किसी भी सरकार की स्थिरता इस पर निर्भर करती है कि बाकी गणित क्या है। बाकी सारा गणित ऐसा है जिसमें कोई भी चैलेंज बीजेपी के लिए हो नहीं सकता, ऐसा अभी दिखता है। दूसरी बात यह है कि भले अल्पमत की हो या बहुमत की हो, मुख्यमंत्री कौन होगा, मुझे लगता है कि बीजेपी ने यह मोटा मोटी तय कर लिया है। हालांकि हम इसके बारे में स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, सही या गलत कुछ भी हो सकता है। 3 नाम हैं। पहला नाम देवेंद्र फडणवीस का है, दूसरा नाम विनोद तावड़े का या एकनाथ खड़से का है। लेकिन अनुभव या अल्पमत की होने के कारण जो प्रशासनिक दक्षता चाहिए, उस नाते लोग नितिन गडकरी जी का भी नाम लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये
कोई क्राइटेरिया हो सकता है कि 135-40 की सरकार बनाएं या किसके समर्थन से बनाएं या शिवसेना को अंदर ले लें, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने में कोई उनके क्राइटेरिया बदलते हुए से होंगे। तो अभी तक के जो संकेत आ रहे हैं उसमें इन चारों नामों में पहला नाम देवेंद्र फडणवीस का ही है। हो सकता है कि शिवसेना से बात शुरू करने के पहले ये अपना विधायक दल का नेता जो भी मुख्यमंत्री बने उसको चुनेंगे, चुनने के बाद राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल इनको न्योता देंगे, न्योता देने के बाद या शायद मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद शिवसेना को इंटरटेन करे कि न करे, इस पर इनकी रणनीति साफ होगी। बिल्कुल, और यहाँ पर इतनी चीजें बदल रही हैं इतनी तेजी से, तो गहमा गहमी अभी भी बनी हुई है। शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए। और बीजेपी ने संगठन में भारी बदलाव किए हैं। इस बीच बीजेपी ने जेपी नड्डा को महाराष्ट्र और राजस्थान का प्रभारी बनाया है, वहीं राजीव प्रताप रूडी को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कार्यभार दिया है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है, वहीं झारखंड का प्रभार त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपा गया है। गुजरात का प्रभार दिनेश शर्मा को और हरियाणा का प्रभार अनिल जैन को दिया गया है। दिल्ली के लिए बीजेपी ने प्रभात झा को इंचार्ज बनाया है, तो उत्तर प्रदेश की कमान ओम माथुर को सौंपी गई है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बीजेपी में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। देश भर में धनतेरस की है धूम, कैसी हो रही है खरीदारी, देखिए आगे। और सोने चांदी की चमक बढ़ी, क्या है आज सोने चांदी का भाव, ये भी बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। धनतेरस के मौके पर लोग सोने चांदी की जमकर खरीदारी कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना, पिछले साल के मुकाबले इस साल सोना 5% तक सस्ता हो चुका है। ज्वेलर्स भी धनतेरस पर पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं। हर साल की तरह इस धनतेरस पर भी लोगों ने सोने चांदी और बर्तनों की जमकर खरीदारी की। वैसे तो धनतेरस पर लोग कुछ न कुछ खरीदारी करते हैं, लेकिन इस बार सोने चांदी सस्ते होने की वजह से खरीदारों में कुछ ज्यादा ही जोश देखने को मिला। दो तरह के ट्रेंड इस बार बाजार में देखने को मिले। पहला कि कई लोगों ने पहले से ही बुकिंग की हुई थी और धनतेरस पर वो सिर्फ डिलीवरी ले रहे हैं, और दूसरा लोगों ने सोने की ज्वेलरी की जगह सोने के सिक्के खरीदना ज्यादा पसंद किया है। सोने के प्रति रुझान तो आमतौर पर हर बार देखा जाता है, लेकिन इस बार सोने की कीमतें गिरने की वजह से सोने पर सुहागा होता नजर आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 10 ग्राम सोना 31,000 के पार था, जो इस साल घटकर 27,000 हो गया है। लिहाजा ज्वेलर्स अच्छी बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं। इस बार आपको लगता है कि कमबैक फिर से हो गया है, लोग फिर से सोने की अच्छी खासी खरीदारी करेंगे? बिकॉज रेट्स का करेक्शन हुआ है, तो हमें लगता है कि वॉल्यूम में लगभग 10 से 15% का इजाफा होगा। आज के दिन में कितना सोना या चांदी बिकने का अनुमान लगाया जा सकता है? जी, अहमदाबाद की बात की जाए तो करीबन 200 किलोग्राम से ज़्यादा सोने का व्यापार होगा, जिसमें शुद्ध सोना और गहनों की गिनती की जा सकती है। इसलिए खास धनतेरस के मौके पर ज्वेलर्स ने हल्की ज्वेलरी कलेक्शन पर सबसे ज्यादा फोकस किया, जिससे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एज ए ज्वेलरी कंपनी हम चाहते हैं कि हम लोग ज्वेलरी ही सेल करें। हमारा इंटरेस्ट कभी नहीं होता कि हम लोग कॉइन सेल करें या प्योर गोल्ड सेल करें। तो जो सबसे अच्छी बात देखने को मिल रही है कि लोग 98% लोग ज्वेलरी ही खरीद रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि गोल्ड के प्राइस कम है। दूसरा, अभी मैरिज सीजन आने वाला है, तो मैरिज जो सीजन आ रहा है तो लोगों को लग रहा है कि गोल्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे। ज्वेलरी के साथ साथ बर्तन दुकानों पर भी खूब खरीदारी का माहौल रहा। माना जाता है कि गृह लक्ष्मी अगर बर्तन खरीदे तो धन समृद्धि में वृद्धि होती है। धनतेरस के मौके पर आपने क्या खरीदा है और क्यों खरीदा है? धनतेरस का हमारे त्योहार दीपावली के पर्व में खास महत्व होता है कि आज के दिन कहते हैं जो घर की गृह लक्ष्मी होती है अपने हाथों से अगर बर्तन खरीदती है तो उसका एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। जानकारों की माने तो फिलहाल सोने की कीमतें स्थिर रहेंगी, लिहाजा आगे भी लोगों का बाइंग मूड बरकरार रहेगा। इतना ही नहीं, दिवाली के बाद आने वाले शादी सीजन में भी जमकर खरीदारी होने की उम्मीद है। अहमदाबाद से मनीष देसाई, दिल्ली से दीपाली नंदा के साथ श्रीमी चौधरी, मुंबई। शॉपिंग दिवाली के मौके पर खास बनाता है। दिवाली की तैयारियों के लिए अलग और यूनिक खरीदना चाह रहे लोगों को जयपुर शॉपिंग फेस्टिवल में अच्छा मौका है। सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, मनोरंजन और इनाम भी जेएसएफ की खासियत है। जयपुर में इन दिनों शॉपिंग के शौकीनों के लिए मेला चल रहा है। ज्वेलरी हो या फिर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, हैंडीक्राफ्ट या फिर घर की सजावट का सामान,
हर किसी की जरूरत और पसंद का सामान यहाँ मौजूद है और लकी प्राइजेस सभी को लुभा रहे हैं। मैं अभी यहाँ आई हूँ तभी मेरे को पता चला कि यहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ परचेज करिए फिर आपको कूपन मिलेगा। तो मैं देखती हूँ क्या कूपन में निकलता है। JSF 2013 की सफलता को देखते हुए इस बार फेस्टिवल को और भी बड़ा और मजेदार बनाया गया है। सिर्फ शॉपर्स ही नहीं बल्कि हिस्सा लेने वाले दुकानदार भी काफी खुश हैं। शॉपिंग कार्निवाल के साथ ही इस बार फेस्टिवल में 15 बाजारों में एक साथ शॉपिंग का रंग जमा। इसमें टोंक रोड, न्यू आतिश मार्केट, राजा पार्क, नेहरू बाजार, जयंती मार्केट जैसे कई बड़े और नामी बाजार शामिल हैं। गुलाबी शहर के 10,000 रिटेलरों के इस जश्न में लोगों को लुभाने के लिए लकी ड्रॉ और रैफल टिकट जैसे कई प्राइजेस रखे गए हैं। एक माह के करीब का ये शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इसमें जयपुर के सभी बाज़ारों को लगभग इसमें शामिल किया गया है ताकि ग्राहक को सामान लेने में भी असुविधा नहीं हो। अपने स्थान पर भी ले सकता है, अपने पास में भी ले सकता है और अगर उसको कहीं दूसरी जगह भी जाकर के ले सकता है। इसमें एक और बात विशेष है कि सबको आकर्षण के लिए जो मतलब मैं कहूँगा कि करोड़ से भी ऊपर की इनामें दी जा रही है। During the festival season, the customers they're looking at attractive gifts along with the purchases that they do. From our side, whatever best we can do from within our schemes, we do that. But Jaipur Shopping Festival gives us a platform wherein we can tell our prospective clients that if in case they buy cars from us, they get a raffle in which they can get a chance to even win cars, win a lot of prizes. एक महीने तक चलने वाले इस शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान शहर में उत्सव जैसा माहौल रहता है। खरीदारी के साथ ही गीत संगीत और अलग अलग तरह के सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम और सभी तरह के इंतजाम से भी लोग काफी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और 24 नवंबर से शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। किन बिलों को पास कराने की होगी कोशिश, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। एयरलाइंस ने कनेक्टिविटी नहीं दी तो खरीद लिए खुद के एरोप्लेन। सूरत के कारोबारियों की अनोखी दास्तान, ये भी देखिए आगे। अगले महीने शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार टैक्स सुधार के लिए बनाए गए GST से जुड़े बिल को पेश कर सकती है और इंश्योरेंस में FDI की सीमा बढ़ाने वाले बिल को भी पारित करने की पूरी कोशिश करेगी। उम्मीद है कि 24 नवंबर से संसद सत्र शुरू हो जाएगा। इस सत्र में और क्या क्या महत्वपूर्ण बिल पेश होने वाले हैं, जानने के लिए चलते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, देखिए, इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण बिल जो पेश होने जा रहा है वह है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST के लिए संविधान संशोधन बिल। इसके लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। अगले महीने एम्पावर्ड कमेटी की बैठक होगी, इसमें इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो राज्यों की डिमांड थी, जो पुराना भुगतान बचा हुआ है उस भुगतान को किया जाए, तो 11 से 12 हज़ार करोड़ रुपए सरकार इसी सत्र में डिमांड फॉर ग्रांट के जरिए दे देगी। आने वाले दिनों में जो GST लागू होने से नुकसान होने की संभावना है, इसके लिए GST से जुड़े नियम में व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि अगर कुछ नुकसान होता है राज्यों को अगले 3 साल तक तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। राजनीतिक विरोध की संभावना भी खत्म हो रही है क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में अब भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। ये एक महत्वपूर्ण सुधार से जुड़ा हुआ बिल होगा, GST बिल, जिसको सरकार इस सत्र में पेश करेगी और काफी कोशिश करेगी पारित कराने की। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिल है वो है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, जिसके जरिए सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% करना चाहती है। पिछले सत्र में इस बिल को पेश किया था, पारित कराने की कोशिश की थी, नहीं हो पाया था। राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास जा चुका है। सिलेक्ट कमेटी अगले महीने पहले हफ्ते अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। रिपोर्ट सौंपने के बाद इस सत्र में सरकार इसको पारित कराने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सहमति नहीं बनती है तब क्या सरकार करेगी। इन सब के अलावा जो कई सारे और दूसरे बिल हैं जिसको सरकार इस सत्र में लाएगी, मिसाल के तौर पर कोल ब्लॉक माइनिंग को लेकर जो नए नियम ऑर्डिनेंस के जरिए लागू कर रही है उसको इसी सत्र में बिल के तौर पर पास कराना होगा। साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव करना चाहती है, कंज्यूमर को ज़्यादा अधिकार देने के लिए, इससे जुड़ा हुआ बिल आएगा। किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए BIS अमेंडमेंट बिल है। साथ ही साथ यहाँ पे 287 करीब कानून हैं जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, उनको रद्द करने के लिए सरकार एक बिल संसद में पेश करेगी। इस लिहाज से देखें तो संसद का ये सत्र जो माना जा रहा है 24 नवंबर से शुरू हो सकता है, काफ़ी अहम रहने वाला है। शुक्रिया। शहरी विकास के जुड़े मुद्दों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों का गवर्नेंस सुधारने पर शहरी विकास मंत्रालय का जोर होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने इस बात की जरूरत बताई कि देश में अर्बन गवर्नेंस की क्वालिटी सुधारने के लिए IAS अफसरों की ट्रेनिंग
में इस पर भी एक मॉड्यूल होना चाहिए। साथ ही उन्होंने अर्बन रिन्यूअल मिशन को डिजिटल इंडिया मिशन और क्लीन इंडिया मिशन से जोड़ने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि देश के हेल्थ और टूरिज्म सेक्टर को भी इससे काफ़ी फायदा होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट पर अलग से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों की विरासत को बचाए रखते हुए इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हों। उन्होंने इसे हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना का नाम दिया। और अब सूरत के कारोबारियों की ऐसी दास्तान बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एयरलाइंस ने जब कनेक्टिविटी देने से लाचारी जताई तो सूरत के कुछ कारोबारियों ने मिलकर खुद के जहाज ही खरीद डाले और एयरलाइन कंपनी शुरू कर दी है। ये एयरलाइन किफायती दामों पर लोगों को हवाई सेवा भी उपलब्ध कराएगी। सूरत के हवाई अड्डे से उड़ान भर रहा ये जहाज सूरत के लोगों के लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है। इस हवाई जहाज को सूरत के कारोबारियों ने मिलकर खरीदा है। दरअसल सालाना 1 लाख करोड़ का हीरो का निर्यात और 3 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन करने वाले इस शहर को देश के दूसरे शहरों के साथ जोड़ना बेहद जरूरी था। लेकिन दिल्ली की एक फ्लाइट छोड़कर कोई भी एयरलाइंस इस शहर को एयर कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। कारोबारियों ने एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आंदोलन और संघर्ष खूब किया, लेकिन फिर भी नतीजा नहीं निकला। लेकिन अब हीरा, कपड़ा और प्रॉपर्टी मिलाकर 40 करोड़ निवेश कर 3 जहाजों के साथ डायमंड एरोनॉटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू कर दी है। 40 करोड़ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે અને આગળ જો સર્વિસ ચાલે, લોકોનો જો પ્રોત્સાહન, લોકોનો સાથ સહકાર મળશે તો અમારી કોઈ લિમિટ નથી। फिलहाल एक हवाई जहाज सूरत पहुंच चुका है और बाकी 2 कुछ ही दिनों में पहुंचने वाले हैं। इनमें से एक जहाज 12 करोड़ की लागत वाला है, जिसमें सारी लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। इन सब जहाजों से सूरत को दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के साथ शिरडी, भावनगर, जामनगर, राजकोट जैसे छोटे शहरों से जोड़ने की योजना है। આપણો મેઇન બેઝ છે કે સુરતને કેવી રીતે सूरत की हैसियत बनी रहे, उसका मान सम्मान बढ़े, सूरत के लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए हम ये सेवा शुरू कर रहे हैं। इस नई शुरुआत से सूरत के कारोबारियों ने एक बार फिर साबित कर दिखाया है कि खुद की जरूरतों के लिए हर बार सरकार या दूसरों पर निर्भर रहने से भलाई उसमें है कि समस्या का हल खुद निकालें। किनरी पटेल, सूरत। और फिएट ने लॉन्च की एसयूवी जैसी लुक वाली कार एवेंचुरा। कितनी है कीमत और किन कारों को मिलेगी टक्कर, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। दिवाली के मौके पर फिएट क्राइसलर ने अपनी नई कार एवेंचुरा का ग्लोबल लॉन्च भारतीय बाजार से कर दिया है। कंपनी ने दावा किया है कि ये भारत की पहली सीयूवी यानी कंटेम्पररी अर्बन व्हीकल है। कितनी है कीमत और किन कारों को मिलेगी इससे टक्कर, आइए जानते हैं। फिएट की नई पेशकश एवेंचुरा। इटली में डिजाइन की गई क्रॉस हैचबैक सेगमेंट की कार एवेंचुरा हैचबैक पुंतो के प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है और देखने में फोर्ड की इको स्पोर्ट की तरह स्टाइलिश है। कंपनी का कहना है कि ये भारत की पहली सीयूवी यानी कंटेम्पररी अर्बन व्हीकल है। प्लास्टिक बॉडी क्लैडिंग के चलते ये काफी मस्कुलर लगती है। खूबसूरत प्लास्टिक कवर के साथ टेल गेट का स्पेयर व्हील और बम्पर इसे छोटी एसयूवी जैसा लुक देते हैं। 16 इंच के अलॉय व्हील भी हैं और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी किसी आम कार से ज्यादा है। ये एसयूवी जैसे दिखती जरूर है, लेकिन ये एसयूवी है नहीं। बेस्ट इन क्लास ग्राउंड क्लियरेंस, राइट ड्राइव हैंडलिंग, कार लाइक maneuverability, sub 4 meter sedan, very durable, very solidly built. So we believe, listening to our customers, this will be going after the crossover type of cars. This will also be looking at the compact utility segment. So this is in a range where we believe it's a contemporary urban vehicle. एवेंचुरा को फिएट के पुराने 1.4 लीटर पेट्रोल और 1.3 लीटर मल्टी जेट डीजल इंजन में ही लॉन्च किया गया है। पेट्रोल में ये 14 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल में 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत 5,99,000 रुपए से लेकर 8,17,000 रुपए तक है। एवेंचुरा की ये शुरुआती कीमत है। एवेंचुरा का भारत में सीधा मुकाबला फॉक्सवैगन की क्रॉस पोलो और टोयोटा की इटियोस क्रॉस से है। फिएट क्राइसलर दुनिया में 7वें नंबर की कार कंपनी है, लेकिन भारतीय बाजार में इसका हिस्सा केवल 0.5% ही है। इसलिए कंपनी को उम्मीद है कि एवेंचुरा के साथ उसका बाजार तेजी से बढ़ेगा।
इस साल के आखिर तक फिएट भारत में अबार्थ 500 को बतौर CVO लॉन्च करेगी और अगले साल तक जीप ब्रांड भी भारत लाने का इरादा है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। बात मुंबई के एक अलग तरह के दिवाली पार्टी की। दिवाली की ये पार्टी मुंबई के उन बच्चों के लिए आयोजित की गई जिन्हें आमतौर पर अनाथ समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। गीत संगीत, डांस से लेकर मनपसंद कार्टून तक इस दिवाली पार्टी में बच्चों को खूब मस्ती करने का मौका मिला। अनाथ बच्चों को ये पार्टी मुंबई के सलाम बॉम्बे फाउंडेशन और मधु मेहता फाउंडेशन ने मिलकर दी। मैं यहाँ पे 2 साल से आ रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग गाना गाते हैं, हम डांस करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी हमारे ऐसे बच्चे हैं इंडिया में जो उनको ये दिवाली का अवसर पर उनको खुशी का माहौल नहीं मिलता है और उनके लिए वहाँ पर हमें उनको एक दिन उनके लिए खुशी का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। ये एक छोटी सी कोशिश है जिससे हमें बहुत एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम इन बच्चों के साथ कुछ कर पाते हैं। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।